जॉन डाल्टन इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये एक टीचर थे, शिक्षक थे, जिन्होंने परमाणु के विषय में यानी परमाणु के नेचर के बारे में, परमाणु के गुण के बारे में सबसे पहले बताया। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि परमाणु को विखंडित नहीं किया जा सकता। विखंडित मतलब अलग अलग है ना, टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भले बाद में परमाणु को भी ये बता सकते हैं कि कई तरह के कणों से मिलकर के बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना। इसके अलावे भी ऐसा नहीं कि यही 3 कण है, पॉजिट्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया, न्यूट्रॉनो हो गया, बहुत सारे कण, ठीक है, जो मिल करके बने हैं। लेकिन शुरुआती के दौर में जॉन डाल्टन ने ही यह सबसे पहले बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात इसमें हम ये सीखें या जाने जॉन डाल्टन के बारे में कि कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने परमाणु से संबंधित अपनी एक अभी तक जो भी था, स्थिर अनुपात का नियम पर है या गुणित अनुपात का नियम पर है, वो किसी न किसी रूप से पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं उसमें कमियां रह जा रही थी या कहीं ना कहीं कमियां उसमें थी। इन्होंने एक कंपाइल रूप, एक बड़ा रूप प्रस्तुत किया दुनिया के सामने और दुनिया ने इसको मान्यता भी दिया। हाँ, बाद में चल करके हो सकता है कि उनमें उनके सिद्धांतों में कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे सबसे पहली बात बताया कि परमाणु वही, उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन हाँ, और 1 घंटा सूत उठ करके आता तो बैठो जल्दी से। कब दिया था यह सिद्धांत, इसमें ये देखते हैं तो 1881 में। कब दिए थे? 1881 में। तो 1801 कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में अपना परमाणुवाद सिद्धांत दिया। अब एक एक चीज हम देखेंगे इसमें कि इन्होंने जो परमाणुवाद सिद्धांत दिया उसकी एक एक बातें क्या थी, इन्होंने क्या क्या बताया, उन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला बात इन्होंने बताया, देखो पहला लिख रहे हैं, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु उन्होंने ही बताया था, ये परमाणु अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या हुआ? अविभाज्य का मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता हो। मतलब क्या हो गया? नहीं। और विभाज्य मतलब बांटना, ठीक है, मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो। 2 चीज इसमें, इस लाइन से हम 2 चीज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बताया क्या कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, और यही अत्यंत सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है।
क्लियर है? यानी जो सबसे छोटा कण होता है, इन्होंने ये बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरी बात इन्होंने बताया क्या कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है। दो चीज समझ में आ गया? ये दो चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए तीसरा चीज देखते हैं। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का न तो निर्माण हो सकता है, मसलन क्या, हम नया परमाणु बना नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना? हम कोई भी नया परमाणु बना नहीं सकते हैं। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने यह बताया कि हम किसी भी परमाणुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कोई भी नया परमाणु बन नहीं सकता और ना ही उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है? अब तुम ये सोच रहा होगा कि यदि कोई वस्तु है और उसको हम जला दिए, ठीक है, मतलब कोई कागज का टुकड़ा ही है, उसको जला दिए, तब उसका परमाणु तो नाश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सो बताते हैं, क्योंकि उसका परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। मसलन पहले वो कागज था, जल करके कुछ उसका कार्बन यानी राख में बदल गया, कुछ CO2 में निकल गया, कुछ हीट के रूप में निकल गया, कुछ उष्मा के रूप में निकल गया, कुछ प्रकाश के रूप में निकल गया। मतलब क्या हुआ? सिर्फ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, बल्कि न तो कोई नया उत्पन्न हुआ और ना ही कोई उसमें किसी का नाश हुआ। समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु क्या है? अनस्वर है। अ मतलब नहीं और नस्वर मतलब समाप्त होने वाला, यानी परमाणु क्या है? अनस्वर है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है? यानी फिर से हम देखते हैं तीन बातें जो अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात ये है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। दुनिया कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? उन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं, मतलब इन्हें बांटा या उससे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पहला बात हो गया। दूसरा, तीसरा कह रहा है क्या कि कोई भी परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता है, नए परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ डाल्टन के अनुसार है कि डाल्टन ने इतनी बातें हम लोगों को बताया था। कब? कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में, कि किसी परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही उसका नाश किया जा सकता है। ये अनस्वर है। अनस्वर मतलब कभी समाप्त होने वाले। आगे समझ में? अगला है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। समान का मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं। ये मान लो एक लोहे का परमाणु है, ठीक है, एक लोहा का परमाणु है। इसमें मान लो कि इस टाइप का बहुत सारा, मतलब लोहे का एक तत्व है जिसमें बहुत सारा ऐसा परमाणु होगा कि नहीं होगा? तो ये कहता है कि जितना परमाणु तुम देख रहे हो ये सारे के सारे आकार में, वजन में, द्रव्यमान में, गुण में, कौन सा गुण में? रासायनिक गुण में, ये सब के सब क्या होंगे? एक तरह के होंगे, समान होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक तरह के बराबर एकदम समान होंगे। वही बोल रहा है क्या कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। क्या चीज में समान होते हैं ये देखो। अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणु में क्या क्या बराबर होगा? आकार। यदि वो हम लोग को पता है परमाणु गोल होता है, हम लोग पढ़े नहीं परमाणु गोल होता है, तो ये है कि अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा नहीं हो जाएगा, या फिर एक ऐसा नहीं हो जाएगा। समझ लो ना? अगर है तो सब कैसा होगा? एकदम ऐसा ही होगा, तो आकार समान होगा। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान, उसका वजन है ना, मतलब हर एक परमाणु का उस तत्व के, मान लो कि लोहे के एक लोहे वाले तत्व में जितना परमाणु होगा उस परमाणु, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा।
उसके बाद करा रासायनिक गुण। ये समझते हैं, अगर लोहा का एक परमाणु, ठीक है, लोहे का एक परमाणु यदि धातुई गुण दिखाता है या उसमें धातु वाला गुण पाया जाता है, इसका मतलब है उसमें के सारे परमाणु में धातुई गुण पाया जाएगा। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। यानी रासायनिक गुण, प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। फिर से इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु किस किस रूप में बराबर होंगे? उसका आकार इक्वल होगा, उसका द्रव्यमान इक्वल होगा और उसका रासायनिक गुण इक्वल होगा। क्लियर हुआ? इधर से जी बोलो, समझ में आया? चलो आगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु, यहां समझते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु। हम ये मान लेते हैं एक तत्व लोहा है और एक तत्व कॉपर है, ये दो अलग अलग विभिन्न तत्व है ना। तो कह विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार के होते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वाला इसके परमाणु इस आकार का हो या इस तरह का हो और इसका इस तरह का हो। आकार अलग है ना, हम दोनों अलग अलग मार्कर से इसलिए दिखाएं ताकि वो अलग तरह से दिखे। तो क्या कर रहा है कि जो अलग अलग कोई तत्व होगा तो उसका जो परमाणु होगा वो क्या होगा? विभिन्न आकार का होगा, विभिन्न आकार का होगा। और क्या होगा? द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इसका द्रव्यमान x है तो इसका द्रव्यमान y हो। लोहा जब पहले वाले में क्या हो रहा था, हाँ, लेकिन अगर पहले वाला में कंसर्न क्या कि इसके जितना परमाणु होगा उसमें सबका द्रव्यमान क्या होगा? x ही होगा, अगर इस हिसाब से देखें तो। और इसमें देखेंगे कि अगर सबका द्रव्यमान होगा तो कितना होगा? y ही होगा, अगर इस अनुसार से देखें तो। लेकिन अगर इस दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो चूंकि अलग अलग तत्व है तो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? वो अलग हो जाएंगे, वो परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग हो जाएंगे। यानी इसका क्या होगा? द्रव्यमान भी क्या होगा? अलग होगा। अगला करें रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। उसमें क्या देखे थे कि अगर एक ही तत्व, जैसे कि आप फेरस है, लोहा है, तो इसके जितने भी परमाणु हैं सबके परमाणुओं के रासायनिक गुण एक तरह के थे। इस वजह से कि अगर धातु गुण पाया जाता तो उसमें सारा गुण धातु वाला है। लेकिन अगर तुम समझो कि यहाँ पे एक फेरस और एक कार्बन है, तो इसमें तो धातु वाला गुण है लेकिन इसमें क्या है? अधातु वाला गुण है ना। इसके परमाणु में Fe के परमाणु में क्या है? धातु वाला गुण है, जबकि कार्बन के परमाणु में क्या है? अधातु वाला गुण है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होंगे अलग अलग नेचर के होंगे। अगर एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु हैं तो वह सेम नेचर के होंगे। अब समझ में आ रहा है? अगर एक ही तरह के, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होंगे तो वह सेम नेचर के होंगे, और अलग अलग तत्वों के लिए परमाणु होंगे तो वो अलग अलग नेचर के होंगे। इतना तक क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? फिर समझ में आया? पहले इतना लिखिए। देखो कह रहा है कि यदि दो तत्वों के बीच में रासायनिक संयोग होता है। अब ये रासायनिक संयोग क्या है वो समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे ना। यहाँ रासायनिक संयोग का मतलब है दो तत्वों के बीच आपसी अभिक्रिया करना। क्या करना? अभिक्रिया करना। दो तत्वों के बीच आपसी अभिक्रिया करना। तो कह रहा है कि रासायनिक संयोग में दो या अधिक तत्व क्या कर रहा है कि परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो, H2 प्लस O2, ये बना 2H2O बना ना। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन का इसमें कितना परमाणु है? दो परमाणु है। ऑक्सीजन का इसमें कितना परमाणु है? दो परमाणु है। तो देख रहे अलग अलग तत्वों के
दो परमाणु हाइड्रोजन का, दो परमाणु ऑक्सीजन के, दो परमाणु से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो वही बात बोल रहे कि रासायनिक संयोग एक रासायनिक संयोग है कि नहीं है, रासायनिक संयोग है कि नहीं है, है। रासायनिक संयोग में दो या अधिक तत्व, देखिए दो या अधिक तत्व क्या कर रहे हैं, अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर रहे हैं और संयोग करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। जल एक यौगिक है कि नहीं है, है। तो एक जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कौन सा चीज हिस्सा भाग लिया था तत्वों में, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो क्या भाग लेगा, तत्वों के परमाणु क्या भाग लेगा, क्लियर है। चलो देखिए आगे करा कि रासायनिक संयोग है, मतलब अभी तो रासायनिक संयोग देखे थे ऊपर में, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग करेगा तो कह रहा है कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकी अनुपात में होंगे, मतलब एक निश्चित रेशियो में होंगे, अनुपात में होंगे। इसी पे जैसा एग्जाम्पल में हम बताया था ना कि ये कितना होता है, 1:8 के अनुपात में होता है, याद आ रहा है। सरल अनुपात में ये बताया था कि नहीं, निश्चित अनुपात के नियम में कि 1:8 के अनुपात में होता है, ठीक है। तो ये हम तुमको बता रहे हैं कि एक निश्चित रेशियो होता है, और यहाँ पे जब लिखा है सरल सांख्यिक अनुपात, एक सरल सांख्यिक अनुपात के रूप में होता है, ठीक है। एक चीज जो और इसमें समझना है और वो समझ लो, सबसे पहले इसकी जो ही बता रहे हैं उसकी अवधारणा सबसे पहले डाल्टन ने ही दिया था, वो क्या था उसको समझते हैं। पहले हम दो चीजों पे बात कर रहे थे, दिखेगा ना यहाँ से, एक तत्व और एक बहुत बार परीक्षा में आता है और हर बार बच्चा गलती करता है, इसलिए इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझना है। एक तत्व है और एक यौगिक है, इसका जो दोनों का ये सबसे सूक्ष्मतम कण पे बात करते हैं, सूक्ष्मतम कण, इसका भी देखते हैं सूक्ष्मतम कण, ठीक है। तत्व का मान लेते हैं कि ये तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है और ये यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण है, क्लियर है ना। जॉन डाल्टन ने इसके लिए भी एक अलग अलग नाम दिया था, यानी तत्वों के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होंगे उसको हम लोग सिर्फ परमाणु कहेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। और यौगिक के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होंगे उसके लिए जॉन डाल्टन ने एक वर्ड रखा, यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु, ठीक है। जॉन डाल्टन इसका नाम रखा। अब देखो नई मान्यताओं के अनुसार, नई मान्यता के अनुसार समझते हैं, नई मान्यता के अनुसार यहाँ पे लिखते हैं तत्व और ये लिख देते हैं यौगिक, ठीक है। हम दोनों के सूक्ष्मतम कण पे बात कर रहे हैं, सबसे छोटा वाला कण, तो इसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो कहलाएगा परमाणु, और यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, देखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो कहलाएगा, ये सेम टू सेम यौगिक परमाणु जैसा है जो जॉन डाल्टन ने बताया था। यह अणु के बारे में, ये यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो अणु होगा। क्यों होगा इसके पीछे बताते हैं, क्यों होगा यौगिक का सबसे छोटा जो कण अणु होगा, आप समझिएगा ध्यान से। मान लो ये H2O का एक अणु है, ठीक है। अभी मैं बताओ क्या यौगिक का गुण इसमें है कि नहीं है। मान लो कि जल एक यौगिक है ना, हम इस H2O में पूछ रहे हैं कि क्या सबसे छोटे वाले अणु में क्या इसमें जल का गुण है कि नहीं है ना जी। लेकिन अगर सोचो इसको हम परमाणु में तोड़ दें, परमाणु में तोड़ दें, अब ये हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, अब क्या इसमें जल का गुण है, यानी अब यह यौगिक का हिस्सा रहा
नहीं रहा, नहीं न रहा। इसीलिए कहते हैं यौगिक का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। और जो तत्व का सबसे, अब समझो एस है, ये Fe है, ठीक है, ये Fe का सबसे छोटा एक टुकड़ा, मान लो Fe का एक अणु है, लेकिन अगर इसको परमाणु में भी तोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? उसमें Fe का गुण बना रह जाएगा। बना रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसलिए तत्व का सबसे छोटा जो कण होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परमाणु। जोर से बोलना। और यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर है? अब बताओ, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो लिखो, देखो, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के गुण, मतलब कौन कौन से वैसे गुण था या क्या क्या इससे और विशेष जानकारी हमको मिल सकता है। तो सबसे पहला गुण ये बताता है क्या कि रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ते। कौन कौन? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्य का अनस्वरता का सिद्धांत, और क्या पढ़े थे? गुणित अनुपात का नियम, सब पढ़े थे ना। तो उसकी व्याख्या यह डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत करता है। अब कैसे करता है इसमें सोचते हैं। जैसे स्थिर अनुपात का नियम के बारे में बताए थे कि अगर तुम पानी किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, याद आ रहा है? पानी तुम किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, क्या होगा? उसका में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो सारे स्रोत जहाँ से प्राप्त करोगे वो सबका क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। चाहे वो नलका का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, और या चाहे वो ये क्या कुएं का पानी हो। तो और हम देखे भी थे, डाल्टन ने पहले ही बताया था कि कोई भी तत्व दूसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बनाता है तो एक सरल सांख्यिकी का अनुपात में होता है, और वो अनुपात निश्चित होता है। वो पानी का, दुनिया का कहीं का पानी होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो इससे ये हमको पता चलता है कि रासायनिक संयोग का जो नियम था, उसकी व्याख्या या उसके बारे में जानकारी कौन? जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आसानी से देता है। क्लियर है? दूसरी बातों को देखते हैं। वो तत्व, अणु और वो तत्वों का सबसे छोटा परमाणु वाला जो ये बात बताते हैं उसको देखते हैं। दूसरी बातों में इन्होंने कहा कि अगर तत्व को, सेम बात वही चीज है, और यौगिक के सबसे छोटे कणों की यदि बात किया जाए, तत्व के और यौगिक के सबसे छोटे कणों की यदि बात किया जाए, तो तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। और यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? उसको क्या बोलेंगे? यौगिक परमाणु। जो तत्व का सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु से परमाणु। और जो यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? यही डेवलप करके, विकसित करके, आगे चल करके ये क्या सिद्ध कर रहा है? समझ में आ रहा है ना? यानी फिर से वही बात, यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होगा? अणु। और तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? ये दो चीजों की व्याख्या जॉन डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से आसानी से की जा सकती है। तीसरी बात है, तीसरा बात है क्या? तीन ही बात है महत्वपूर्ण इसमें। तीसरा बात क्या है? जब ये परमाणुवाद सिद्धांत आया तो नेचुरली केमिस्ट्री में डेवलपमेंट आया, केमिस्ट्री का विकास हुआ ना जी। तो ये सबसे बड़ी बात था कि रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र को विकसित करने में मददगार हुआ। यानी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट में यह
क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अपना भूमिका निभाया। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कुछ कमियां नहीं थी, इसमें कमियां थी जो बाद में चल कर कभी इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे कि जॉन डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के क्या दोष थे, उस दोष में भी हम पढ़ेंगे क्या क्या दोष था। मूलतः हम ये इसमें हम बस देखें कि जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या था और उनमें क्या क्या गुण था। क्लियर है? लिखवा दी इसको अब, चलो लिखो।